तो सर आपने बहुत सारे टीवी कलाकारों के साथ में का काम किया है आपने। हुँ। तो क्या ऐसा कोई मोमेंट या ऐसा कोई पल आपको याद हो जहाँ पे आपसे कुछ गलती हो गई हो शूट में? ऐसा गलतियाँ तो नहीं बोल सकते, बाकी बाय मिस्टेक कुछ ऐसा हादसे हुए हैं, बाय मिस्टेक ऐसा जिसको हम बोल सकते हैं कि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने अभी बात किया था कि इरफ़ान खान जी के सामने चरस पिक्चर आई थी, आपको ध्यान हो तो। और सच बोलूँ ना तो वो इरफ़ान जी उस टाइम बहुत अच्छे एक उभरते कलाकार बड़े थे। कलाकार। और हमारी आपको ध्यान हो तो हासिल पिक्चर आई थी एक, उसको नेगेटिव किया तो उनको बेस्ट फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो पूरा बूम हो गया था फ़िल्म लाइन में। और दूसरी हमारी जब चरस पिक्चर आई तो उनको बोला था नेगेटिव कर रहे हैं और एक अलग लुक दिया जाए। हमने वो ब्लॉन्ड कलर किया, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ब्लॉन्ड कलर अलीम हकीम साहब ने, ओके। ये भी मैं बता दूँ वापस से। बट वो करने के बाद क्या हुआ, शूट पे गए और वो लद्दाख में शूट हो रहा था। तो लद्दाख में शूट हुआ, कुछ कारण से वो लद्दाख से शूट कंप्लीट नहीं हो पाया उनका काम। उसमें सिम जिमी शेरगिल थे और वो शूट हमने नेशनल पार्क में सेट लगाया वापस। वो झरने और वो खाड़ियाँ थी और ऐसा, तो वो वैसा कुछ सीन हमने एंड ऑफ द क्लाइमेक्स था वो वहाँ लगाया। और वो लगाया जब कम से कम 3 महीने का गैप आ गया और 3 महीने के बाद में रीग्रोथ आ जाती है और उनके छोटे बाल थे। उस ज़माने में 40 वॉल्यूम हुआ करता था और केमिकल का इतना नॉलेज भी नहीं थे, या ऐसा बोल सकता हूँ कि ऐसे कोई साधन नहीं थे जिसके बहुत अच्छे ढंग से वापस सही करने के लिए बिगड़ जावे तो होता। अब वो पॉइंट ऐसा है कि जैसे ही शूट चालू हुआ और मुझे बोला कि सर यार ये ब्लैक दिख रहे हैं बाल और इसको अब कैसे करेंगे? तो मैंने बोला सर हम ब्लॉन्ड लगा देंगे और हो जाएगा। मुझे लगा ये तो वर्जिन हेयर है तो फटाफट काम हो जाएगा। बट तब मुझे ये ध्यान नहीं रहा कि 40 वॉल्यूम डालने से स्किन पे टच हो गया तो एलर्जी कर सकता है या जलन कर सकता है और बहुत सारी रिएक्शन। रिएक्शन भी जैसे। और मैंने वो फटाफट अपना ब्लेंडर मंगाया, स्कूटर था उस ज़माने में, गया यहाँ सैलून से और नेशनल पार्क बाजू में है बोरीवली, तो फटाफट आया और करना शुरू कर दिया। जैसे ही लगाया और लगाने के बाद तब तो उनको उन्होंने मुझे पूछा कि सर ये दाढ़ी में भी ब्राउन हो जाएगा क्या? हमारे हिमांशु धूलिया जी थे डायरेक्टर। मैं बोला सर हो जाएगा, तो मैंने दाढ़ी में भी लगा दिया और पर्टिकुलरली। हाँ, 40 वाले में। और वो बाय मिस्टेक जो मेरे से हुआ और जैसे ही दाढ़ी में लगाया विथिन 5 मिनट के बाद और वो इचिंग होना शुरू किया, रेड स्किन हो गई या ऐसे बहुत से मतलब फ़ील आने लगा कि यार ये पिंपल्स आने लगा। और मैं बोला यार तो बहुत गड़बड़ है। फिर वो निकाला, क्लीन किया, बर्फ़ हमारे पास मोस्टली हुआ करता था तो वो घिसा। उसके बाद भी हमें कुछ लगा कि यार वो कूल नहीं लग रहा है या जो रिएक्शन जैसा लगने लगा, तो हम फिर मेडिकल में गए। तो ये बाय मिस्टेक जो बोलते हैं हादसे होता है कभी-कभी, बट अभी शूट करना है, तो हम क्या करें? तो कलर तो आ गया, प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, बट फेस ऐसा रैशेस हो गया, रेड हो रहा था, स्क्रीन पे नहीं दिखाना था। तो हमने फिर आधे घंटे के बाद, मुझे अभी भी याद है कि ब्राउन ख़त्म ना करना था, तो हमने ऑरेंज कलर, येलो कलर जो पेन स्टिक में होता है, व्हाइट कलर तीनों मिक्स किया। उस बाल के जहाँ गैप था, रेड था, वो तीनों कलर मिक्स करके वो स्किन टोन बना के और फिर धीरे-धीरे पेंसिल से वापस बाल बना। वो पेंसिल से बाल बनाते तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बाल ब्लैक हो जाते थे। तो जो हम लाइनर व्हाइट यूज़ करते थे ना, व्हाइट पेंसिल, वो पेंसिल हमने वहाँ यूज़ की और वो धीरे-धीरे स्किन टोन बनाया और बहुत सारी चीज़ें जैसा ना कि शायद ऐसा हमको लगता है कि वो ब्लेंडर से जो काम नहीं कर पाया वो व्हाइट पेंसिल से हमने कर दिया। एंड आई एम हैप्पी टू कि हमने वो कंप्लीट किया शूट और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो कहीं न कहीं अनुभव ये नहीं बोलता है कि आपका एजुकेशन क्या है। अनुभव कभी-कभी जल्दबाज़ी में या कभी-कभी आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये चीज़ करने के बाद हादसा क्या हो जाएगा। और बस ज़िंदगी में बोलते हैं ना कि उससे गलतियों से सीख मिली कि दोबारा कभी कुछ करना तो मगर टेस्ट किए बगैर काम नहीं करना। इरफान जी भड़के नहीं थे तो? हाँ, थोड़े से वो सिगरेट बहुत पीते थे। तो मुझे बोला बंधु, मुझे हमेशा बोलते थे, बंधु बोलते थे बिग बॉस के नाम से, तो मुझे बोलते बंधु ये तो नसीब अच्छा है कि तूने मेरा चेहरा बचा लिया, नहीं तो आज मुंडन करवा के मुझे घूमना पड़ता। और दूसरा किस्सा मैं उनके बारे में बताऊँ तो हमने बिल्लू बार्बर आपने देखी होगी, हमारी बहुत फेवरेट फ़िल्म थी। तो बिल्लू बार्बर में आपको ध्यान हो तो वो एज़ ए हेयर स्टाइलिस्ट काम करता बार्बर। और वो हमारा खानदानी बिज़नेस था। हमें 2 दिन ऐसा प्रैक्टिस दिलाया गया कि यार हम इनको मशीन कैसे चलाते हैं। या तो मैंने रियल कुछ गाँव के लड़कों को बुलाया, फ़िल्म सिटी कब्रिस्तान में सेट लगा हुआ था हमारा। तो वहाँ बाल काटना शुरू किया हमसे, कैंची ऐसा पकड़ना, इस एंगल में पकड़ना, ऐसा करना या जो भी हमने वो काम शुरू किया। 2 दिन तक उन्होंने अच्छे से काम किया। तीसरे दिन बोला यार ये तुम किसी न किसी से लगवा दोगे, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम एक काम करो विग लगवा दो इसके ऊपर, बेचारे के बाल ही मत करो। और हमने फिर उनको विग पे प्रैक्टिस करवाया। विग में प्रैक्टिस करने के बाद उनको कॉन्फिडेंस आया, फिर दूसरे लड़कों को वापस बाल कटवाया। तो आप मानोगे नहीं, मुझे अभी तक याद है कि इरफ़ान जी के तो मैं हमेशा किस्से बहुत सारे बता सकता हूँ कि जो बिल्लू बार्बर में उनके बाल काटने का या तरीका या काम करने का तरीका था ना, वो एक हेयर स्टाइलिस्ट वाला फ़ील कर रहा था ना, तो वो और उन्होंने रियल में किया था। हाँ, और वो रियल में किया था।
जो लड़कों पर होना चाहिए। वी कैंसिल हो गए थे बाद में हमारे, और रियल में हमने स्टाइलिंग किया और रियल में उन्होंने वो कैंची चलाया, ऐसा नहीं खाली बोलने। वैसा ही मेरी एक आपको ध्यान हो तो सेम हिमांशु धूलिया जी हमारे बहुत अच्छे रहे रिलेशंस। तो जब हमने पान सिंह तोमर बनाई, आपको ध्यान हो तो पान सिंह तोमर के टाइम में हमने उनको आपको ध्यान है पुलिस वाले बने हैं कैप्टन, और वो डकैत थे प्रैक्टिस उसमें। थे, हाँ, और वो प्रैक्टिस करते हैं डकैत का। तो बात ये आ रही थी कि डकैत के लिए रोल ऐसा होना चाहिए और वो पुलिस वाला बन के आगे जाके अपना आपको एकदम रफ हाँ तो लुक दिया था लुक दिया उनको। था। तो वो बहुत चाहते थे कि मैं महीने में शूट खत्म करूं और मेरा दूसरा पिक्चर है तो वो आगे ऐसा नहीं लुक हो जाएगा कि मेरे को टकला करना पड़े या पुलिस वाला बना दो पूरा। तो हमने बहुत कोशिश की, मशीन लगाए, उस जमाने मशीन जल्दी लगती नहीं थी, उनके खुद के बाल करली कर लिए, तो जीरो करो तो बहुत अनकट आइडिया लगे। मैं बोला क्या करें, तो भी हमने कोशिश किया और वो फेडअप करके, क्योंकि मैंने एक बालिका वधू सीरियल थी, आपको ध्यान हो तो हाँ जी। वो बालिका वधू मैंने कर चुका था, राजस्थान का गेटअप था, तो उसमें भी एक गेटअप ऐसे ही आया था, सेम प्रॉब्लम कर ली बाल वाला। तो हमने वो एक कट बड़ा मारा यहाँ पे कान पे, थोड़ा गांव टाइप लगे, और छोटे बाल किए, फिर यहाँ कर्ल्स करके मैसी कर दिया, और मैंने बोला कि वो फिर उनको पसंद भी आया। गो वन स्टार्ट गए, और आपको बता दूं ये सहारनपुर करके है जगह एमपी में, वहाँ जाके शूट हो रहा था, सॉरी दिल्ली के आगे हम। तो वहाँ गए और विद इन 1 मंथ निकल गया सेम, और वो ग्रोथ हुई और यहाँ सब दिखने लग गए। तो कॉल आया वापस कि भाई शाम जी वो इरफान जी को लुक करना है। तो मैं बोला भाई मुझे बुलाओगे तो भाई फ्लाइट जाना पड़ेगा और खर्चा और प्रोडक्शन इतना करे नहीं, और अभी आप बोल रहे हो कल ही शूट है और आज कंटिन्यूटी है और कैसा पहुंचूंगा। तो मुझे बोला आपको क्या लगता है कि यार ये कैसे मैनेज किया जाए। मैंने बोला सर एक बात बोलूँ, दिल से बोल रहा हूँ, आप वहाँ जो मिलिट्री कैंप है ना, वहाँ हमेशा एक हेयर स्टाइलिस्ट होता है, और वो इतना अच्छा लुक दे देगा ना कि जो आपको रियल में जो फौजी का मिलिट्री वालों का जो होता है ना वो लुक। और वही हुआ सर, उनको बुलाया, वो 5 मिनट में दर 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 मशीन मारा, उसको कोई मतलब नहीं इरफान खान कौन है, कि क्रिएटिव किया डायरेक्टर किया, उससे कोई लेना देना नहीं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो 5 मिनट में बाल काटा और खड़ा खड़ करके छोड़ दिया, और इरफान जी बोले भैया जो करना था कर तो लिया। बट वो जो रियल, मैं बता रहा हूँ आपको, हम भले डिग्री ले रहे, कभी कभी काम ऐसा हो जाता ना कि वो जो चाहिए उससे बेटर लुक मिल गया उनको, क्योंकि रियलिटी पे आ गया। उनको तो मतलब ही नहीं था कि मैं 2 इंच का रखूँ 3 इंच, उनको तो मशीन ही मारना था, उड़ा दिया उन्होंने। और उसके बाद जो हैप्पी हुए वो काम से, एंड वो पिक्चर कंप्लीट हुई, फिर भले हमको 3 महीने लगा वापस बाल ग्रोथ करने के लिए। आई एम सो प्राउड कि कभी कभी कुछ काम ऐसे हो जाते हैं ना जो अचानक, जो हम बोलते हैं दुनिया बदल जाती है। और वो 2-3 ऐसे ही हुए मेरे साथ। विल्लू बार्बर वाला किस्सा बोलूँ मैं इनके साथ, या ये सबसे बड़ी चरस पिक्चर का। और हमने एक पिक्चर की थी उनके साथ, मुझे याद नहीं है, जो उनको पीछे मैंने लगवाया, चॉकलेट। चॉकलेट, हाँ, चॉकलेट के टाइम पे, और बहुत कम काम कर पाया था मैंने उनको। बट बात ये आती है कि बहुत सारे लोग है जो अचानक हुए हैं हमारे साथ, अचानक हमने डिसाइड किया, सेट पे पता नहीं था कैसा करेंगे और अचानक हुआ, और वो अचानक इतना बेहतर हुआ है ना कि आज भी मुझे याद है कि मुझे लगता है कि यार कुछ तो ज़िंदगी में हमने काम किया और बेहतर काम किया, ऐसा। बढ़िया। तो सर एक तो आपने जो अभी किस्सा बताया वो एक सीरियस किस्सा बताया इरफान जी के साथ में, और ऐसा कोई किस्सा जो बहुत ही फ़नी शूट में हुआ हो आपके साथ में? नया-नया किस्सा बताऊँ मैं आपको, वैसा तो महाभारत में बहुत हुआ, बट वो मैं महाभारत का ना बताते हुए अभी ताज़ा मैं आपको बता दूँ। अभी मैं यहाँ पे अब साले सीरियल का नाम नहीं बताऊँगा, बहुत फेमस सीरियल हमारी अभी, जो चल रही है ऑलरेडी टीवी पे, और जी टीवी पे चल रही है बता दो। तो वो उसके मैं कम से कम उस प्रोडक्शन के मैंने 5-6 शो मतलब सीरियल कर चुका हूँ। तो एक दिन ऐसा था कि मैं सेट पे गया, और मास्टर होता है हमारा एक सीन। मास्टर सीन का मतलब होता है कि आप 10 आर्टिस्ट हो, तो 10 में से 4-6 कैमरे लगे, इस एंगल में, इस एंगल में, इस एंगल में, ऐसा। मुझे आपका एक फ्रेम चाहिए, इनका एक फ्रेम चाहिए, डायलॉग एक है, रोने का है, झगड़ने का है, गुस्से, जो भी सीन, बड़ा सीन होता है वो पूरा फैमिली वाला। तो एक साथ मेरा रिएक्शन आपका रिएक्शन कैसे कैच करते, तो उसको मास्टर सीन बोलते हैं। और मैं जब गया ना तो किसी आर्टिस्ट का लुक करना था, तो वो कंटिन्यूटी में था, मतलब उस आर्टिस्ट का भी सीन चल रहा था। तो मैं देखा यार कभी ये मास्टर सीन चल रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे हमारे यहाँ रूल है कि भाई डायरेक्टर भी हो या प्रोड्यूसर भी हो, मालिक भी हो, तो वो अंदर नहीं घुस सकता, इन सेट के अंदर आप जाकर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो कंटिन्यूटी चल रहा था, वो सीन हो रहा था, सीन हो रहा था, मैं 10 मिनट राह देखा, और लकीली वो सीन जैसे ही खत्म हुआ, डायरेक्टर साहब खुद उठ के समझाने हीरो को कह गया, तू इस एंगल में नहीं, इस एंगल में रहेगा, और गुस्सा कम कर, थोड़ा पिक खींच, ऐसे जो भी सीन था उनका, बड़ा सीन था। और जैसे ही वो हुआ तो मैंने मौका देख लिया कि यार ये मौका मुझे वापस निकलना है, एक आर्टिस्ट का 5 मिनट का टाइम था, तो मैं मेरा देख के निकल जाऊँ। तो जैसे ही हीरो खड़ा था, हीरोइन, उनका लुक मैंने किया था, फिर उनकी दादी माँ का जो भी कैरेक्टर कर रहे थे सब, तो हीरो आया, सीधा गले मिला मुझे,
हीरोइन गले मिली और उनके जो मम्मी बनी थी वो उनके खास तौर ये 3 बड़े कैरेक्टर थे यहाँ जो नेगेटिव रोल कर रहे थे। हीरोइन और मम्मी, उनकी सास और एक एक कैरेक्टर उसका भाई था। तो दूसरे 2 और थे बड़े आर्टिस्ट, मैं अभी ये नहीं बोलूँगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो उनको लगा कि यार ये कोई बंदा आया है और इस सबको गले मिल रहा है और मैं पर्सनली भी जानता था, तो जितने भी आर्टिस्ट था विदिन वो सीन ऐसा नहीं कि मैं डिस्टर्ब करूँ। तो मुझे 1 मिनट में उनको देख के निकलना था कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सॉल्व करूँ कि नहीं करूँ। तो वो सीन तो मैंने मॉनिटर पे देख लिया था, रील देखना था मुझे बालों में। देखा और उनको बोल के निकल गया। और वो करते मैं समझ लीजिए हार्डली मैं जितना बोलता हूँ उतना ही टाइम लगा होगा। 5 मिनट के अंदर 5 मिनट तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। 2 मिनट में मैंने वो सबको गले हग करके और बाय करके निकल गया। तो मेरा ड्रेसिंग लेवल और मेरे कपड़े या मेरा स्टाइल जो था वो रॉक जो भी मैं नहीं बोलूँगा वो उस सम से। तो हीरो को पूछा, "अरे यार बड़े हैंडसम थे, कौन थे?" अपने प्रोड्यूसर थे। फिर दूसरे ने बोला कि सर ये थे, वो दूसरे को पूछा ये थे? तो बोला नहीं वो अभिषेक को पता है। अभिषेक बोलता है उनको पता ही नहीं। तो ऐसा करते-करते बोले सर वो तो स्टाइलिस्ट थे हमारे श्याम भाटिया जी जो हमारे शोज़ करते। बोले वो स्टाइलिस्ट थे? हो सकता तो हमको प्रोड्यूसर आया करके कुछ। तो वो माहौल ऐसा हुआ कि जब वो सीन खत्म हुआ और मैं तो आ गया बाद में और बाद में मुझे हेयर ड्रेसर और हमारे वो सब आर्टिस्ट बताया कि सर आप तो चले गए उस टाइम गले मिलके सबके और आधा घंटा तक ये बात करते कि हमारा हेयर स्टाइल इस ढंग से रहता है और इस ढंग से अपना प्रभाव रखता है, अपना पर्सनैलिटी ऐसा रखता है, तो फिर यार हमें क्यों नहीं रखने कहा कि ऐसा नहीं कि भाई हीरो लोग ही ऐसा करते हैं। तो मैं इस बात के लिए एक पंक्ति ज़रूर बोलूँगा कि इंसान है ना, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है, वरना एक ही नाम के तो लोग हज़ारों हैं। तो मैं अपना कर्म ऐसा करूँ ना यार, मैं ऐसा काम करूँ ना कुछ, कि जो व्यक्तित्व है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग है ना व्यक्ति बन के जीना पसंद करते हैं और मैं हमेशा व्यक्तित्व बन के जीना पसंद करता हूँ। तो मैंने वापस वही कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक, आपका स्टाइल, आपका काम ऐसा होना चाहिए कि फिर बस लोग उसके बारे में चर्चा करें और जब चर्चा नहीं की, तो फिर बात किया। सही। ये बहुत बड़ा फ़नी मोमेंट था वो। जब मैं दूसरी बार सेट पे गया था, आओ प्रोड्यूसर ऐसा मस्ती कर रहे थे। तो सर आपके हिसाब से अगर किसी स्टाइलिस्ट को एक सक्सेसफुल हेयर आर्टिस्ट बनना हो, तो उसे क्या करना चाहिए? सर आज के ज़माने में तो सब शॉर्टकट की बातें करते हैं और या ऐसा बोलूँगा कि 3 महीने का कोर्स हो गया या 6 महीने का कोर्स हो गया और वो हेयर स्टाइलिस्ट के नाम पे पहचानना पहचानना शुरू हो जाते हैं और पहचान भी लेते हैं कि हाँ यार मैं हेयर स्टाइलिस्ट बन गया। बट मेरा ऐसा मानना है कि न तो कोई सीखने की उम्र होती है, न ही कला कभी ऐसा है कि यहाँ पे शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हुई है। तो उसको मैं वापस एक ही बात बोलूँगा कि पहले तो आपका मुझे नहीं पता आज के ज़माने में ये मुझे कहना चाहिए कि नहीं वर्ड, बट गुरुओं का सम्मान करना, गुरुओं के साथ रहना, गुरुओं की भाषाओं का गुरुकुल में जाना या एक टीचर के तौर पे सच में भाव रखना, बहुत-बहुत 90% नहीं दिखता है मुझे कहीं। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सारे कमर्शियल्स हो गए हैं। अब आपने ये क्वेश्चंस किया कि सर नई जनरेशन को एज ए हेयर स्टाइल के लिए क्या गुण होने चाहिए? तो पहला तो मैं बोलता हूँ आर्ट तो सबसे पहले है ही है। 3 महीने में आप आर्टिस्ट नहीं बन जाते हो। सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि भाई बस मैं 3 महीने हो गया मेरा काम खत्म, मैं तो स्टाइलिस्ट बन गया हूँ, सीनियर स्टाइलिस्ट हूँ, जूनियर स्टाइलिस्ट हूँ। मुझे नहीं पता जूनियर सीनियर क्या होता है। हमने तो एक ही चीज़ देखा है कि मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ यार, मेरे से बेहतर क्या हो रहा है। 10 साल के बाद भी जूनियर सीनियर नज़र नहीं आया मैं। हाँ, आज मैं बोलता हूँ क्रिएटिव है या क्रिएटिव डायरेक्टर है या हम मानते हैं इस बातों को 100% होना भी चाहिए और है भी। बट आपको 3 मंथ 6 मंथ में वो सब चीज़ें नहीं है। या बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि मैं सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हूँ या मैं ऐसा हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट नहीं हूँ। बस ये व्यक्तित्व है आपका कि आप किसी सेलिब्रिटी के साथ काम करते हो इसलिए लोग आपको उस नाम से पुकारते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे गुरुओं के साथ रहना, मैं थोड़ा उस भावनाओं में रहने वाला इंसान हूँ। अच्छे टीचर के साथ रहना, हम हमेशा कभी भी यदि अच्छे गुरु के संस्कार आपके अंदर आ गए, तो आप एज ए स्टाइलिस्ट नहीं, आप एक महान कलाकार बनते हो। मैं ऐसा कहता हूँ पंक्ति में कि ये ज़िंदगी में आप किसके आगे खड़े हो या किसके पीछे खड़े हो, यह ना देखना है। आप किसके साथ खड़े हो ना, ये ज़रूर देखना जी, है। ज़रूर देखना है। तो मैं तो मेरा ऐसा बोलते हैं गुरुजी कि तुझे यदि आगे बैठना है, आज के ज़माने में क्या है, नई पीढ़ी को, कि सर मुझे सबसे पहले चीफ गेस्ट बनावे। ये बातें कोई एजुकेशन की नहीं है, बहुत कॉमन बातें बता रहा हूँ मैं, बट बहुत स्पष्ट बातें बता रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कि मुझे आगे बिठावे, मुझे फर्स्ट रो में बिठावे, मेरा मान-सम्मान करे, मुझे चीफ गेस्ट बुलावे। ये परंपरा चली आ रही है ना? और हमारे ज़माने में क्या था? हमारे में बोलते थे, तुम एक अच्छे गुरु के पीछे बैठ जाओ।
एक दिन आएगा कि तुम दुनिया के सामने होंगे। हमारे गुरु हमको क्या सिखाते थे कि बंद कमरे में यदि मैं आपको एक भूल से कोई गुस्से में डंडा मार लिया, झापड़ दे दिया या ऐसा कुछ पनिशमेंट दे दिया जिसको बोलते हैं, तो तुम 2 इंसान के सामने पनिशमेंट ले रहे हो। यदि हमारे गुरु बोलते थे कि 100 से पनिशमेंट से बचना है, 100 के सामने अपनी बेइज्जती से बचना है, तो आप 2 के सामने बेइज्जती स्वीकार कर लो। यानी अपनी भूल को स्वीकार रोल करो। को स्वीकार करो। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि किसी बेइज्जती का, मेरा पॉइंट ये है कि आप यदि अपनी भूल को स्वीकार करते हो और उसको नया कुछ करने की तमन्ना रखते हो, उस भूल को वापस ना करने की कसम खाते हो, तो क्रिएटिव और आप डायरेक्टर बन जाते हो। बहुत ही उम्दी सोच है और बहुत ही सही बात है। और बाकी तो मैं बोलता हूँ सर मैं तो 2 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये है और मुझे तो वहाँ 20,000 मिलता था और मुझे अभी आप 25,000 दे रहे हो तो मैं आ जाऊँ। और जब मैं बोलता हूँ कि हाँ चलो आ जाओ तुम काम करके बताओ और देखता हूँ तो ब्रश पकड़ना सही ढंग से नहीं आता है। बट वो 2 साल का उनको एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस किस बात का है? खाली ब्रश पकड़ने का, उसके डायरेक्शन का नहीं। उसको हॉबी नहीं बोलते हैं, उसको सिर्फ काम बोलते हैं। पैशन नहीं है, यस, ऐसा पैशन नहीं। मुझे भी ऐसा लगता है कि आजकल के जो भी स्टाइलिस्ट होता है, जो एक जुनून, जो एक पैशन होना चाहिए, और वो कहीं न कहीं है नहीं। दूसरी तरफ मैं वापस आपसे बाद में बोलता हूँ जुनून के तौर पे, मेरा ऐसा अनुभव कहता है ये, जो लास्ट मैंने 5 साल में देखा है, कि सर पहले के ज़माने में लोग हैं ना पेट भरने के लिए काम करते थे, ना पेट भरने, चलो यार मेरा घर चल जावे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, लेडीज़ को सीखती थी, मैं बच्चों को पढ़ा लूँगी। और आज के ज़माने में अपना करियर के लिए करते हैं। तो मैंने उल्टा ये भी देखा है, वापस बता रहा हूँ आपको न्यू जनरेशन को, कि विथिन 1 ईयर, विथिन 1-2 ईयर में, जैसे मैंने बताया कि भी कोई ब्रश पकड़ना नहीं जानता, बट क्रिएटिव ही लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन है उनके पास, समझ है, उनको पता है कि मेरा करियर क्या है। और जिन लोगों ने इस चीज़ को एज़ ए करियर अपनाया ना सर, वो बहुत अच्छे लेवल पे है। वो बहुत आगे बढ़े। तो मैं नई जनरेशन की तारीफ़ भी करूँगा कि यदि उन्होंने ज़िंदगी में अपने आप को करियर के रूप में, यानी कि अपने आप को प्रतिभाशाली बनाने के रूप में काम किया है, खाली पैसा के लिए नहीं कि मेरे को 20,000 मिल रहा है या 23 मिल रहा है या 23 का मैं 25 ले लूँ, तो वो लोग आगे बढ़ गए। क्योंकि उनको पता था कि मुझे करियर में क्या बनना है, मेरे लाइफ में क्या बनना है। और न्यू जनरेशन बहुत अच्छा पिक कर रही है, बहुत अच्छा टैलेंट है उनके पास और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। आई एम प्राउड दिस कि हम ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे देश में अब लोग है ना, कोई ऐसा बोलता है ना भूखा नहीं रहेगा, एक ज़माना था। अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि हमारे देश में कोई भी ऐसा है ना, जो टैलेंटेड के बिगर नहीं, होनहार है, टैलेंटेड है, बुद्धिशाली है और व्यक्तित्व वाले लोग हैं, प्रतिभाशाली है। पहले ऐसा बोलते थे यार ये तो थोड़ा ऐसा है या ये इस ढंग से काम कर पाएगा या उसको ज़िम्मेदारी देवे कि नहीं देवे। अब क्या बोलते हैं लोग, ये इस लायक है, इसको ये ज़िम्मेदारी दो, ये इसी को दो। दौर थोड़ा चेंज हो गया। चेंज हो गया। पर सर, बहुत सारे स्टाइलिस्ट आजकल, जैसे कि आपने कहा कि शॉर्टकट बहुत मार लेते हैं और बहुत ही जल्दी एक छोटा-सा डिप्लोमा कोर्स किया और एक स्टाइलिस्ट बन जाते हैं और फिर अपना खुद का सैलून ओपन कर लेते हैं या फिर किसी न किसी से अरे यार एकदम पैसा इन्वेस्ट करवा लेते हैं। दिल की तार छेड़ दी आपने तो मेरे पूरे। तो सर उन लोगों को एक्चुअली क्या करना चाहिए? हाँ, हाँ, कैसे बहुत बहुत बुद्धिशाली बात कही आपने। आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं सर, पहले तो किसी के पास काम क्यों करते हैं पता है? ताकि मैं उनकी नकल कर लूँ। उनके पास रह के मैं एक नाम बता दूँ कि यार मैं श्याम बाटे के पास काम करता हूँ, मैं आलिम सर के पास काम किया हूँ। और फिर क्या करेंगे 6 महीने 8 महीने के बाद उसी की 2 दुकान छोड़ के या तो नौकरी कर लेंगे या फिर अपना दुकान खोल लेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आज के ज़माने में किसी के साथ रहने से या किसी के पास रहने से आप नकल कर सकते हो, बट अपनी अकल कहाँ से लाओगे? हम इंसान है ना, अपनी अकल की वजह से चल रहे हैं, नकल की वजह से नहीं। नकल की वजह से। तो मेरा ये कहना किसी को गलत नहीं है कि तुम गलत हो या सही हो, बट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि लोग ये चाहते हैं कि हम रेस के मैदान में उतर गए हैं और 2 कदम आगे चलते हैं और दुकान खोल दिया तो उन्होंने ले लिया, हमने मंजिल पा लिया। तो मैं वक़्त के साथ ऐसा बोलता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके अंदर जब तक ये अनुभव नहीं होगा कि मैं एज़ ए इस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ, यानी कि कोई भी चीज़ का लगन के साथ आपको उसका, हम बोलते हैं ना कि यार एक दिन में मैं खाना बनाना नहीं सीख सकता, मैं 4 बार बनाऊँगा, 10 बार बनाऊँ तब उसको
अच्छा मैं शायद भाजी का टेस्ट ऐसा। वैसा ही हेयर ड्रेसिंग ऐसी चीज़ है ना कि आपको 1 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल उसका अनुभव, उसकी विचारधारा, उसकी कार्यशैली, उसका काम करने का तरीका या उनके काम के साथ-साथ ऐसा मैं कहता हूँ कि मैं किसी चीज़ को परखना समझता हूँ। परखने का मतलब होता है कि यदि मैं काम किया ना उसके अंदर सच्चाई, गलत या सिस्टम हर चीज़ नज़र आती है मुझे। यदि मैंने आधे घंटे में बाल काटा है और मैं 10 मिनट में कर सकता हूँ क्या ये चीज़? या मैं इस कला को कलर मैंने रेड कर दिया और मेरे को लगता है यार मैं सूट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तुरंत क्लाइंट को बिना बोले मैं इसको चेंज करूँगा कि नहीं करूँगा? एक होता नहीं अच्छा लग रहा है चल आपने भेज दिया। तो आपको सिस्टम को उसको परिपूर्णता को जानने के लिए आपको एक्सपीरियंस लेना और अच्छे लेवल पे जाना है, तो आपको थोड़ा हार्ड वर्किंग के साथ-साथ ठहराव लाना ज़रूरी है। यानी कि सब्र करना ज़रूरी है, जो आज किसी में नहीं है। फास्ट लाइफ जीना पसंद करते हैं, फास्ट पैसा बनाना चाहते हैं। और हम लोग 10 साल 12 साल इसलिए काम करते थे किसी के पास कि इनसे अनुभव और लेवे और अनुभव लेवे और अनुभव लेने के लिए कोई नहीं करता है अभी। एकदम सही। तो सर आपने हौसला रखा, आपने सपना भी देखा और एक बहुत बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया, श्याम सैलून एंड एकेडमी का। सो आप इतने सालों से ये सैलून चला रहे हैं। सो ऐसा कोई चैलेंजेस जो आप रेगुलरली फेस करते हैं, जो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? एक सक्सेसफुल सैलून को अच्छा चलाने के लिए अरे सर अभी क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस तो ऐसा है ना कि मैं आपको गिनाऊँ तो बहुत सारे हैं, बट मैं उस चैलेंजेस से पहले मैं एक पंक्ति बोलना चाहूँगा, जो हमेशा वापस मेरी पंक्ति में उत्तर होता है। कोई भी इंसान है ना सर, चैलेंज के बगैर तो यहाँ पहुँचता ही नहीं है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि दिशा दिखाने वाला इंसान आपको सही मिल जाए, या ऐसा वर्ड बोलते हैं मेरा कि सही दिशा दिखाने वाला इंसान आपको मिल जाए, तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य के प्रकाश के समान लगता है। अब ये जो पंक्ति है ना सर, कि दीपक का प्रकाश, ये छोटा दिया, उसका उजाला भी आपके सूर्य के उजाले की तरह है। वो आज का स्टाफ नहीं समझता कि सही दिशा दिखाने वाला आपको मिल गया। आज का स्टाफ क्या चाहता है कि मुझे टिप कितना मिल रहा है, या फिर वो ये सोचता है कि मैं काम करूँगा तो ये कस्टमर टिप वाला है ना, तो मैं उसको थोड़ा मस्का पॉलिश कर दूँ और सर आइए ना, क्या है, फास्ट तरक्की यस करना तरक्की चाहता है। करना है ना। तो मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा एक आलिम सर की बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे एक इंटरव्यू में उनका। वो भी मेरे बहुत आदर से रिस्पेक्टेड मेरे भाई है, और मैं उनकी कला का हमेशा बोलते हैं ना कि प्रतिभाशाली रहा हूँ, उनका फैन हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ, भाई है मेरे तो। बट मैं ऐसा कहते हैं उन्होंने कि सर कभी आपने किसी डॉक्टर को देखा है कि मैंने अच्छा ऑपरेशन किया, ओके, तो जाके मैं उसको 500 रुपये टिप दे के आऊँ? आपने देखा कभी क्या? वो नहीं। आलिम सर के वर्ड था, और आई एम सो हैप्पी टू दिस पॉइंट आउट कि कलाकार होता है या डॉक्टर होता है, उसको टिप के लिए काम नहीं करना चाहिए। उस मरीज को सही करने के लिए काम करते हैं अपन। हमारा सक्सेसफुल इलाज करने के लिए काम करते हैं। तो आज के जनरेशन जो है ना स्टाफ, वो इलाज या काम करने के लिए काम नहीं करता, वो टिप के लिए करता है, या थोड़े दिन सीख के बाहर भागने के लिए करता है, या तीसरा उनका सबसे मेन पॉइंट है अपने टाइम टेबल, अपने कंफर्टेबल के लिए करता है। और चौथा पॉइंट उनका आता है कि यार यदि मुझे यहाँ पे इतना मिल गया तो मैं खुश हूँ, दूसरा मुझे क्या करना है, मेरा घर चल रहा है, मेरा कोई विजन नहीं विजन है। है। आप समझ, विजन। यस विजन। तो मेरा उन सबको एक ही कहना है वापस कि आप एक सही दिशा दिखाने वाले इंसान के साथ रहिए, और वो यदि आपने सीख लिया कि मैं सही इंसान के, मेरा मेरा हमारा बुजुर्ग कहा करते थे कि इंसान की परख क्या है। मैं बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूँ, पर इंसान की परख क्या है? आप माथे में थोड़ी लिखा कि मैं चोर हूँ या सिपाही हूँ, साहूकार हूँ। यदि इसके पास 10 साल, 20 साल, 25 साल पुराना नौकर है, आप बोलते हो, मैं बोलता हूँ कि मेरा वो ब्रदर है, भाई है, जो भी है, मेरा स्टाफ ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूँ मेरा फैमिली है। जिसके पास पुराने से पुराना आदमी मिल गया, आप समझ लेना कि वो सबसे पहला वो सही इंसान है। दूसरा है, उसके अंदर कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से इतने स्टाफ टिके, यानी उसके पास कला भी होगी, मान सम्मान भी होगा, डिसिप्लिन भी होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना सर, ठहराव वाली बातें, कारीगरी वाली बातें जिसको बोलते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। वो क्या चाहते हैं, मैं आज सीखूं और कल मैं बाजू में जाके दुकान खोल लूँ, सामने ही खोल, ताकि ये कस्टमर मेरे पास आ जावे। एकदम ये सही। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कारीगर का। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अच्छा कारीगर हूँ और मेरा सेठ इतना अच्छा कारीगर, हम दोनों मिलके कितना अच्छा कर सकते हैं।
और मैंने वही चीज़ को अपनाया। मुझे हमेशा लोग बोलते थे कि मेरे गुरु कि बेटा एक बात याद रखना कभी भी, यदि किसान है ना, वो खेत में जाता है ना तो 10 फुट यहाँ खोदता है, 10 फुट यहाँ खोदता है, तीसरा के बोलता है तो वास्तु सही नहीं था यहाँ पे खोदो, और चौथा यहाँ बोलता है कि तो पत्थर आ गया इसलिए छोड़ दो, पांचवा यहाँ खोदता है। ऐसा करके वो 50 फुट 100 फुट खोदता है, कहीं से पानी नहीं निकलता है। बट मेरे गुरु ने बात एक ही जगह जम के तुम 100 फुट खोद दो, चाहे वो पत्थर आ जाए चाहे मिट्टी ढह जावे, बट वो इतना पानी आएगा कि आप नहीं पूरा गांव प्यासा नहीं रहेगा। तो मैं तो उस नींव की तरह बनना चाहता हूँ। यदि इमारत 100 फुट ऊपर है ना, तो मुझे 10 फुट गहराई नहीं चाहिए, उसकी 50 फुट 100 फुट नीचाई भी गहराई ही चाहिए, उसका इसकी मजबूती ऊंचाई चाहिए। तो मैं तो गहराई में जाना पसंद करता हूँ, और लोग आज की तारीख में गहराई का वर्ड भी नहीं समझते सर। सर क्या फिलोसॉफी में जीते हैं सर। सर क्या सोशल मीडिया इसके पीछे एक रीज़न है? ओहो हो, इस सोशल मीडिया से तो मैं ऐसा बोलता हूँ, अभी-अभी आपने देखा होगा धर्मेंद्र साहब मर गए थे और पता चला सबको, और दुनिया भर के बड़े-बड़े आर्टिस्ट और बड़े-बड़े प्रोड्यूसर, और यहाँ तक कि मैंने भी मेरा स्टेटस डाला था, क्योंकि मैं राजश्री प्रोडक्शन जैसे और मैं आज तक जैसे चैनल को देखने में ट्रेन से उठा नींद में से और देखा धर्मेंद्र साहब हो गया, और जबकि मैं कहना उस दिन रूमर्स थी। हाँ, और ऐसा हो गया सही यार कि मैं नहीं बोलता हूँ आज उम्र के हिसाब से कब किसके साथ क्या भगवान ने दिन दिखाया, बट हम नहीं चाहते कि हमारे घर के सदस्य हो, चाहे हमारे फैन हो, या हम किसी को आदर्श मानते हैं वो हमारे से दूर हो। तो ये हर एक का घर के परिवार हो तो भी और नहीं भी हो तो भी हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ज़िंदगी भर बने रहे या जुड़े रहे। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि ये इस मीडिया ने बहुत अच्छा काम है कि इस मीडिया की तरफ से हमें दुनिया का ज्ञान मिल रहा है। बस मीडिया की वजह से लोग क्या हो गए, ज्ञान तो कम, अज्ञानी ज़्यादा हो रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मीडिया बहुत बड़ा सपोर्टर है आपके लिए। यदि आप अगर कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। तो नुकसान पे आपको क्या देखना है कि मैं खुद समझता हूँ ना कि मेरे लिए क्या बेटर है और क्या गलत, क्या सही और क्या नहीं, तो आप उस चीज़ का बहुत अच्छा उपयोग कर लोगे। वैसे मैं आज भी जानता हूँ कि एक ज़माना था जब मैं सैलून के पोस्टर खुद, मैं कहना उचित लगेगा कि नहीं पता नहीं, मैं खुद जाके रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे चिपकाता था। मैं खुद पैम्पलेट पेपर में सुबह डालता था सैलून की एडवर्टाइजिंग करने के लिए। खुद हमने बहुत से नवरात्रि में स्पॉन्सर करते थे, तो जाके जो भी इनाम देना या सरप्राइज़ के तौर पे उनको कुछ प्राइजेज़ रखना, ये ज़माना चलता था। या फिर हमने होर्डिंग शुरू किया। बट आज की तारीख में यूट्यूब है, फेसबुक है, या आपके जो इंस्टाग्राम है, उससे लोग कहीं से भी आपसे कनेक्ट होते हैं। तो इट्स अ गुड गुड जॉब मीडिया। क्रिएटिव मुझे लगता है कि आप महेंद्र में बैठे और मुझे कलकत्ता में लोग देख लेते हैं कि यार श्याम जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे फ़ोन भी आता है। मैं अभी लंदन गया, कुछ काम किया, लोगों ने यहाँ फ़ोन किया, सर आप लंदन पहुँच गए। यानी कि आप कहाँ बैठे हो, कहाँ होते हो, दुनिया को खबर रहती है, मिलते हैं। बट वापस बोलूँगा, इसका आप सदुपयोग कैसे लेते हो? इसका आप यूटिलाइज़ कैसे करते हो, उसके ऊपर डिपेंड है। मैं मीडिया का 2 ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि यदि हम किसी के लिए काम करते हैं, मान लीजिए आप, तो अलीम जी ने बोला था ना कि डॉक्टर बन के काम करो, है ना? फिर कंपाउंडर या नर्स बन के नहीं। तो मीडिया भी ऐसे ही है। आप उसको डॉक्टर समझ के यूज़ लोगे ना, तो इलाज करेगी आपकी, और आपने उसको बना दिया मैं इंजेक्शन लगा दूँ या कुछ कर, तो फिर वो आपका नर्स वाला ही काम होगा। तो कहीं न कहीं मेरा ऐसा मानना है कि आपके अंदर, न्यू जनरेशन के अंदर सबसे बड़ी सीखने की जो तमन्ना है ना? उतनी ही भूख इस मीडिया के साथ जुड़नी चाहिए। बट वो भूख किस बात की होनी चाहिए? ओनली एजुकेशन की। आपके लायक क्या है इसके अंदर? जैसे अभी बहुत से हम बोलते हैं कि सीखो ऐप में ही आता है, बाकी आप अपना टाइम, और मैं भी बोलता हूँ ना सर, हर कारीगर 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी नहीं करता है। उस 8 घंटे में यदि आप उसको छूट दे दो, तो 8 घंटा में से 1 घंटा भी वो काम करना पसंद नहीं करेगा, वो सिर्फ़ अपने मोबाइल पे लेके बैठा रहेगा। और यदि आपने मोबाइल बंद कर दिया तो बोलेगा नौकरी नहीं करना मुझे। ये आज की तारीख मीडिया का गलत असर है। वो ज़िम्मेदारी नहीं समझता कि मेरा काम मोबाइल चलाना नहीं है, यूट्यूब देखना नहीं है। देखना है, बट घर जाकर मेरा 1 घंटा निकालूँगा एजुकेशन के लिए, मैं नया कुछ सीखूँगा इससे। बट जब काम के टाइम, तो काम पे फ़ोकस करो ना। काम के टाइम भी मोबाइल पे, या ऊट-पटांग की रील, या ऊट-पटांग के वीडियो, ऊट-पटांग के न्यूज़, या समथिंग जो भी है, लाइफ़ में आप उससे कितना बेनिफिशियली कर पाते हो ना, वो लेने की जगह हम रॉन्ग दिशा में, चने हम कहते हैं सर, वापस मैं पंक्ति में बोलना चाहूँगा कि लोग गलत दिशा में, मेरा ऐसा मानना है कि गलत दिशा में दौड़ने के बजाय, गलत दिशा में दौड़ने के बजाय सही दिशा में चलना बेहतर समझता हूँ।
हमारे ज़माने में कहाँ सर ये मीडिया था या कोई मोबाइल था कि यूट्यूब था सीखने के लिए। हमारे लिए तो क्या था, सही गुरु, सही लोग, सही जगह और सही वातावरण। और हमने आज देख लो सब्र किया। मैं गलत दिशा में जाना चाहता था, मुझे भी बहुत ऑफ़र आए थे कि तुम अच्छा कारीगर हो, इनके पास क्या काम करते हो, मैं तो इतना पैसा दे दूँगा। मुझे पता है वो आज गरज के मारे दे रहा है, कल मेरे दूसरा आएगा तो हटा देगा। बट मैं ऐसे के साथ रहूँ ना, जो मेरा लाइफ़ भी आगे बढ़ाता है और खुद को भी आगे लेके जाएगा। तो गलत दिशा में दौड़ने के बजाय सही दिशा में सही दिशा चलना में बेहतर चलना समझता हूँ। बेहतर रहेगा। ये मेरा अंदर के भाव है। बहुत खूब। तो सर पिछले 4 जनरेशन से आप ये काम देखते आ रहे हैं और आपने हाल ही में एक इवेंट हुआ था इंदौर में जहाँ पे आपको सम्मानित भी किया गया था। तो अभी ये जो जनरेशन से जनरेशन जो आपने इतना सारा दौर आपने देखा है बढ़ते हुए इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए, तो सर यही जनरेशन आगे और अच्छा काम करते रहे, उसके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? सर ऐसा तो मेरे दिल के भाव कुछ क्वेश्चन से आप जो दिल में भाव है ना वही जुड़े हैं और उसके बारे में बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बट मैं इस बारे में ये नहीं कहता हूँ कि जनरेशन क्या है। हम पहले ये बात करते हैं हमारी पूरी कौम को, यानी कि हेयर ड्रेसिंग स्टाइलिंग करने वाले जो पहले खानदानी क्या करते थे। जनरेशन वही था, मेरे दादा, फिर मेरे फादर करता है, फिर मैं किया और मेरे बेटा, यानी चौथी पीढ़ी अभी कर चौथी रही है। पीढ़ी। तो ये जनरेशन की बात करूँ ना मैं, तो मैं उनके लिए वापस पंक्ति में बोलता हूँ कि लोग कुछ करते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि यार ये कर रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा उनका कहना है कि सही लोग होते हैं ना, वो कुछ अलग नहीं होते। सही लोग जो होते हैं ना, वो कुछ अलग नहीं करते, वो अपने काम को अलग ढंग से करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जनरेशन के अंदर जो भी इतना चलता आ रहा है ना, वो कहीं न कहीं अलग ढंग से काम करता है। मैंने देखा और आपने भी देखा, उसने भी देखा, वैसा का वैसा करो नहीं, अलग ढंग से। तो सही लोग होते हैं ना, वो कुछ अलग नहीं करते, वो उस काम को अलग ढंग से करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो जनरेशन है, हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, इस काम को परखे कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है, जिससे आप पैसा नहीं, नाम नहीं, उससे साथ-साथ आपका सैटिस्फैक्शन जुड़ा रहे, आपकी कार्यशैली जुड़ी रहे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं वापस बता रहा हूँ आपको कि यदि मैंने कोई अवार्ड ले लिया, जो आज के ज़माने में चल रहा है कि लोग अवार्ड बेच रहे हैं, अवार्ड खरीद रहे हैं। बट यार इतने आज मैं साथ बोलना तो नहीं चाहता, आपने ये देखा होगा मेरे ऑफ़िस में जितने अवार्ड पड़े हैं, ये मैंने एक भी खरीद के नहीं लाया हूँ। ये मेरी मेहनत है, ये लोगों ने दिया है, ये लोगों का आशीर्वाद है, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कभी-कभी ऐसा मुझे फ़ील होता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में मैंने जो भी काम किया है ना, मैं रहूँ ना, ये अवार्ड याद दिलाएगा कि मेरे पापा या मेरे परिवार या मेरे चाचा या मेरे काका या मेरे बड़े पापा ने ऐसा करके गए हैं। तो आपका धैर्य जो जनरेशन के लिए है, वो ये होना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को, इस कला को, इस आर्ट को अपने आप समझे और उसका सही उपयोग कैसे लेवे। कहते हैं ना वही कि लोग सही करने के लिए और कुछ नहीं होते हैं, उस काम को सही ढंग से करते हैं या अलग ढंग से करते हैं। तो वो चीज़ समझ में आ गई ना, तो जनरेशन को मैं इतना ही बोलूँगा कि समझो सबसे बड़ा, मैं वापस ये बात बोलता हूँ लोगों को, समाज में बोलता था कि आपके समाज में लोग आज बोलते हैं कि हम हेयर ड्रेसिंग का काम नहीं करेंगे या नाई का काम नहीं करेंगे। और मैं ऐसा बोलता हूँ लोगों को, और आपने ये नोट किया होगा कि इस मुंबई में पूरे 80% सैलून है ना, जिन्होंने बाई कास्ट कोई सैलून वाला नहीं है। 80% मैं बोल सकता हूँ या 90% लोगों को मैं देखा है जिन्होंने खानदानी हेयर ड्रेसर कोई लेना-देना नहीं है, जनरेशन है ही नहीं उनकी कोई। उनके माँ-बाप ने एग्री। कोई ब्राह्मण है, कोई जैन है, कोई पुरोहित है, अभी कोई जात-कात पास्ट रहा ही नहीं है। और उनको इस बात का पता है कि इसके अंदर आर्ट है, इसके अंदर हुनर है, इसके अंदर पैसा है, इसके अंदर नाम है और इसके अंदर सबसे बड़ी कला है, सर फैशनेबल है वो। लाइव एग्ज़ाम्पल आपके सामने। यस, देखो आपको मैं एक गुजराती हूँ, मेरे डैडी जो है वो बिज़नेसमैन हुआ करते थे। सो मैं ये इंडस्ट्री में आया हूँ कुछ नया सीखना था, कुछ करना था। सर आपके साथ मुझे ये बात खुशी है शेयर करते हुए कि आपने सिंथेसिस को अपनाया
और अपनाया है नहीं, इस इंडस्ट्रीज़ को इतनी कलात्मक ढंग से अपनाया कि मुझे याद है, अभी तक आपको शायद याद नहीं होगा कि आपने लॉरियल की कलर ट्रॉफी जीती थी। नहीं, और जीती नहीं थी सर, मैंने तो पार्टिसिपेट हाँ, किया पार्टिसिपेट किया 2005 पार्टिसिपेट किया था हाँ, और आप फाइनलिस्ट तक पहुँचे थे। फाइनली सब पहुँच और उसके बाद आप सिंगापुर भी आए थे ट्रेनिंग के लिए और मैं निकला और वहाँ से आप वापस रिटर्न निकले सीखने के लिए। तो वो जो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, सिर्फ 2005 की। यस है, ऑनेस्टी थी आपके अंदर कुछ काम करने की, या ऐसा बोल सकता हूँ कि उस काम को, कला को सीखने की ललच थी, अंदर से वो बोलते हैं ना भूख थी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या देखी मैंने अंदर, कि आपने सीख के अब तक सीमित नहीं रखा। आप एक एजुकेटर बने, आप एक डायरेक्टर बने, आज क्रिएटिव बने और आज कंपनी के साथ पूरे इंडिया में घूम के बच्चों लोग को सिखाया। आज मैं हम बोलते हैं ना, एक सेलिब्रिटी से कम नहीं नज़र आई मुझे कभी आपके अंदर, आपकी कला के रूप में भी, आपकी पर्सनैलिटी के रूप में भी, आपके काम करने के तरीके के रूप में भी। तो यही जो हौसला है ना, ये जो हर एक में होता है ना, तो वो जनरेशन वाला ये नहीं बोलता कि भाई मैं तो नाई का काम नहीं करूँगा, मेरे बाप-दादा ने किया बस हो गया। सर और दूसरे देखो, सर आप जैसे कि गुरु के बारे में बात कर रहे थे पहले, तो मैंने जो कुछ भी सीखा है, मेरे गुरुओं से सीखा है और उसमें डेफ़िनेटली हरीश जी, आप, बहुत सारे लोग हैं उसमें जुड़े हुए हैं। और सर ये मैं बताऊँ आपको कि मैंने उस दिन भी बोला था ना, तो और वापस बोल रहा हूँ कि इंसान है ना, किसी अच्छे गुरु के पीछे बैठ जावे। एक दिन ऐसा आता है, गुरु बोलता है तू उस लायक है। मैं पंक्ति में बोलना चाहता हूँ वापस, कि लोग किसके साथ खड़े हैं या किसके पीछे खड़े, नहीं सॉरी, किसके आगे खड़े हैं या किसके पीछे खड़े हैं ना, वो ना देखते हुए ये ध्यान रखे कि वो किसके साथ खड़े हैं। तो वैसा ही मैं दूसरा शब्द में बोलता हूँ कि यदि आप ज्ञान लेते हो ना, तो दुर्योधन था ना सर, वो हमेशा शकुनी से ज्ञान लेता था। और अर्जुन था ना सर, वो हमेशा ज्ञान अपने कृष्ण भगवान से लेते थे। तो आप पे निर्भर करता है कि आप ज्ञानी पुरुष के साथ बैठते हो या अज्ञानी के साथ। अज्ञानी के पास। बट दोनों ही शिष्य, जबकि भीष्म पितामह का है, और दोनों ही श्रेष्ठ थे। बट सबसे बड़ा जो आपने बोला ना कि हम किसी गुरुओं से सीखा है, तो मैं वापस ये बात याद दिला रहा हूँ कि बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि हम अच्छे गुरुओं के साथ रहे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि शकुनी हमेशा जो है था ना, वो किस तरह से था, तो दुर्योधन को वैसे ही बनाया। और कृष्ण भगवान, तो हम बोलते हैं ना कि आप कभी जिंदगी में ना किसी से स्वार्थी मत बनना, किसी के सारथी बनना। स्वार्थ तो सब करते हैं, स्वार्थ तो सबको है, बट मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं सारथी किसका बन पाऊँ। तो अच्छा सारथी होना या अच्छे सारथी का साथ मिलना, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो जनरेशन के लिए यही बोलूँगा, आपको एक अच्छा सारथी है, आपका परिवार उससे है, आप उसको अपनाइए और बहुत अच्छे लेवल पे काम है। मैं हमेशा वेलकम करना चाहूँगा। और दूसरी बात, अभी तो मैं बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्रीज़ को वर्ल्ड कप और एशिया कप तक जाते हुए देखा है। हमने वर्ल्ड कप के अवार्ड लेते हुए देखा है। हमने हमारे इंडिया को कभी रिप्रेजेंट करते हुए सोचा नहीं था कि हम जर्मनी जाएँगे, हम मलेशिया जाएँगे, या हम अभी यूरोप जाएँगे, या हमने लंदन जाएँगे। और सबसे बड़ा आपने नोट किया होगा कि आपके अपने इंडस्ट्रीज में बहुत काम कर रहे हो, और मुझे देखा हूँ मैंने अपने, कि इतने बड़े-बड़े एग्जीबिशन हो रहे हैं, इतने बड़े-बड़े शोज़ हो रहे हैं, इतने बड़े कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, इतने बड़े कलर कंपनियाँ मार्केट में अच्छे से टैलेंट लोगों का जो है उभर के आ रहा है, उनको बाहर ला रही है, और अपना अवार्ड के तौर पे भी और एज ए पार्टिसिपेंट के तौर पे भी करके उनको जिस जगह जाना चाहिए, टेक्नीशियन जाओ, हेड क्रिएटिव जाओ, और मौका है उनको इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा ऐसा खुशी का पल है कि इस जनरेशन को एक ही बोलूँगा कि आप भी क्रिएटिव बनिए, आप भी अवार्ड जीतिए, और आप भी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को आगे बढ़ाइए। तो सर आपकी पूरी फैमिली आप ही के साथ में बिज़नेस में जुड़े हुए हैं, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप लोग सब एक साथ डिनर पे बैठे हुए हैं और एक मल्टी स्टार कास्ट लोग बैठे हुए हैं और कुछ डिस्कशन जो हो रहा है खाने के टाइम में, वो भी बालों के बारे में ही होता है कि क्या होता है? बहुत बड़ी ये तो ऐसी बात हो रही है, कभी-कभी तो लगता है कि यार हम एक ही फील्ड के लोग हैं और खाने पे भी उस क्लाइंट का आपने ऐसा क्यों नहीं किया, या उसका ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आया, या ऐसा काम होना चाहिए। तो ये सब तो हमेशा ही होता रहा है, ऐसा तो 90% होता है। बट मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बड़ी खुशी मिलती है मुझे कि
इस बिज़नेस को हम आगे बढ़ाने के लिए मैं ख़ास तौर से बताऊँ, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे मिसेस कुसुम भाटिया का रहा है। और जब तक बच्चे नहीं सीखे थे, जब तक मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरे बच्चे इस फ़ील्ड में आएँगे। बट उनको कुछ न कुछ कारण से देखा कि पापा का मान-सम्मान या पैसा या कभी-कभी मैं उनको थोड़ा-सा गले बैठने के लिए बोलता था कि बैठो बेटा, तो उनको लगता था कि यार ये एक मेकअप किया 10,000 रुपए मिल जाता है और हमारे जो दूसरे जॉब कर रहे हैं उनको तो पूरा महीने का 10,000 मिल रहा है। तो कहीं न कहीं उनकी कम्युनिटी के इसको ये लगता था कि जैसे मेरे बेटे को लगा वैसे वो बाहर जाके बात करते थे कि डैडी का इस ढंग से काम है और हमें भी इसमें मज़ा आ रहा है देखने में, काम करने में, हमें भी सीखना चाहिए। तो वो धीरे-धीरे जब गैप हुआ या बढ़ते गए वो और उनको लगा कि मुझे आना चाहिए और वो जब टेबल पे बैठ के आज बातें करते हैं ना पुरानी या काम की, तो मुझे खुशी होती है विवेक के बारे में, खुशी होती है निकी के बारे में, जो मैंने पहले ही बताया है कि वो इसलिए नहीं कि वो मेरा काम कर रहे हैं या मेरी जनरेशन को अपना लिया उन्होंने या मेरे हेयर ड्रेसिंग को अपना लिया, मेरा खानदानी धंधा जो मेरा सबसे ज़्यादा लवली है। बट मैं इसलिए खुश हूँ कि उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे लेवल पे अपनाया। इसको समझा बारीकी से, सीखा। उन्होंने बोला डैडी मुझे लंदन जाना है, मुझे निक्की ने बोला मुझे जर्मनी जाना है, विवेक ने बोला मुझे अमेरिका जाना है और सर मैं वापस एक आपसे आज बात चली तो फैमिली की तो मैं बोलना चाहूँगा, हमेशा मेरा रहा है लाइफ में कि मेरे बच्चों को मैंने एजुकेशन पे, चाहे वो पढ़ाई एमबीए करने की हो या फिर मेरे हेयर ड्रेसिंग का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने की हो। सर मैंने फ्लैट बेच के भी ये बात बोलना नहीं चाहिए, बट मैं फ्लैट बेच में मेरे बच्चों को पढ़ाया है और एजुकेशन दिया है। इसलिए मैं वापस बोलता हूँ कि एजुकेशन पे बहुत ध्यान दीजिए और आज आपको बता दूँ कि मैं पंक्ति में बोलता हूँ कि घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, घर के बड़ों के साथ मिलके खाना खा लेते हैं ना, ये सबसे बड़ा घर होता है। तो मेरे परिवार के साथ बैठ के खाना खाता हूँ या डिस्कस करता हूँ, अच्छे बुरे जो अनुभव शायर करता हूँ। आई एम सो हैप्पी कि हम इंडिया में कुछ तो अपना काम अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और लोगों तक उनकी बातें समझ पा रहे हैं। तो थैंक्सफुल टू मेरे पेरेंट्स, थैंक्सफुल टू मेरे गुरु और थैंक्सफुल टू ऑल माय फैमिली कि जो हम इस लेवल पे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पा रहे हैं। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ऑलवेज आपको बता दूं मेरे दोस्तों, ये मेरे प्यारे जीजू है और हमेशा आर्टिस्ट तो है ही बट लाडले हैं, जीजू है। तो थैंक्स टू कि ऐसे परिवार के सदस्य हमें मिले और आज आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला, उसके लिए फिर से धन्यवाद। सर थैंक यू वेरी मच। आज बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली आपकी जर्नी के बारे में जो मुझे पहले कभी पता भी नहीं थी इसके बारे में। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। तो आपने इंडस्ट्री, यंग जनरेशंस ये सभी के बारे में आपने बहुत अच्छे-अच्छे आपने अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं। सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। सर मैं इतना ही कहूँगा कि जाते-जाते आपसे कि हमारे चाहे वो जनरेशन की बात करूँ या हमारे ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, हमें कभी भी ऐसा ये सोच के बात नहीं कर रहा था कि यार मैं बुद्धिशाली हूँ इसलिए मैं कुछ बात करूँ। मेरे दिल के कुछ भाव थे, जो मैं हमेशा प्रकट करता हूँ पंक्तियों के माध्यम से और जाते-जाते यही बोलता हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं सर आप इतने साल से काम कर रहे हो या हरी जी इतने साल से कर रहे हो। तो मैं बोलता हूँ यार क्या ये साल और दिन गिन रहे हो? उनको तो मैं बोलता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं काम करूँ। और सबसे बड़ी बात मैं पंक्ति के माध्यम से बोलता हूँ कि लोग कहते हैं मुझे हमेशा कि आप हमेशा कोई भी बात बोलते हैं तो पंक्ति ज़्यादा बोलते हो, तो मैं पंक्ति से ही आपको एंड करना चाहूँगा कि जो लोगों के लिए बहुत साधारण पंक्ति है, बट बड़ी अच्छी सीख है कि थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद हो अगर जीतने की तो हार भी हरा रस नहीं सकती। So that's all for today, guys. I hope you enjoyed listening to us and have learned something. I shall see you all in the next episode with yet another exciting journey. Till then, keep learning, keep doing great things. Thank you very much.